अगर इंजीनियरिंग में मान लीजिए किसी मशीन का पुर्जा टूट जाए या इंसान की कोई हड्डी टूट जाए। हाँ, तो वो एक्सरे में बिल्कुल साफ दिख जाती है, सफेद लकीर की तरह। बिल्कुल। और डॉक्टर बस उंगली रखकर बता देता है कि बीमारी यहाँ है और इलाज यहाँ करना है। ये बहुत सीधा और स्पष्ट होता है। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या हो अगर हमारे पास एक ऐसी एक्सरे मशीन हो जो इंसान के शरीर का नहीं बल्कि पूरे समाज का एक्सरे निकाल दे। ओहो, मतलब एक ऐसा एक्सरे जो ये बता दे कि किसी समाज की नैतिक और आर्थिक हड्डियां कहां-कहां से टूटी नहीं है। एग्जैक्टली। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। मुंशी प्रेमचंद ने 1936 में एक ऐसा ही एक्सरे किया था अपने कालजयी उपन्यास गोदान के जरिए। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है, ये एक पूरा का पूरा सामाजिक दस्तावेज है। सही बात है। और उस एक्सरे की रिपोर्ट जब हम पढ़ते हैं तो ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि ये एक ही समय में मौजूद दो हिंदुस्तान की तस्वीर है। दो हिंदुस्तान, मतलब एक गांव और एक शहर। बिल्कुल। एक तरफ वो हिंदुस्तान है जो गांव की धूल, पसीने और पीढ़ियों पुराने कर्जे के बोझ तले अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। और दूसरी तरफ वो हिंदुस्तान है जो शहर के शानदार ड्राइंग रूम में बैठा है, बौद्धिक रूप से बहुत मुखर है, बड़े बड़े सिद्धांतों पर चर्चा करता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखला और परजीवी है। मतलब ये कहानी उस गहरी खाई की है जो इन दोनों दुनियाओं के बीच मौजूद है। हाँ, बिल्कुल। तो आइए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं, क्योंकि इस पूरी इस महाकाव्यात्मक कहानी के केंद्र में एक बहुत ही साधारण सी इच्छा है। हाँ, होरी का सपना। एग्जैक्टली। उत्तर भारत के बेलारी गांव का एक किसान है होरी महतो। उसका एक छोटा सा सपना है, अपने आंगन में एक गाय बांधने का सपना। सुनने में लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है, है ना? हाँ, मतलब एक गाय ही तो है। लेकिन यही एक छोटी सी इच्छा आगे चलकर एक भयानक त्रासदी का रूप ले लेती है। और ये कोई साधारण दुख या किस्मत की मार नहीं है जिसे हम त्रासदी कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। समाजशास्त्र की भाषा में इसे स्ट्रक्चरल वायलेंस यानी संस्थागत हिंसा कहा जाता है। स्ट्रक्चरल वायलेंस मतलब जहां सीधे तौर पर कोई हथियार नहीं इस्तेमाल हो रहा। एग्जैक्टली। ये एक ऐसी स्थिति है जहां कोई एक इंसान बंदूक या तलवार लेकर नहीं खड़ा है। इसके बजाय पूरी की पूरी सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था इस तरह से डिजाइन की गई है कि वो एक इंसान को धीरे धीरे कानूनी और सामाजिक रूप से निचोड़कर खत्म कर दे। बिल्कुल। और होरी की स्थिति को देखें तो ये स्ट्रक्चरल वायलेंस एकदम साफ नजर आता है। हाँ, उसके परिवार को ही देख लीजिए। उसकी तेज तर्रार पत्नी धनिया है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है। हाँ, और बेटा गोबर है जो पुरानी परंपराओं से विद्रोह करना चाहता है। लेकिन होरी की सबसे बड़ी और भयानक सच्चाई ये है कि वो गांव के 3 महाजनों के कर्ज तले दबा है। दुलारी साहू, मंगरू शाह और पंडित दाता दीन। बिल्कुल। और इस कर्जे का गणित मतलब इतना क्रूर होता है कि मूलधन से ज्यादा तो उसका ब्याज बढ़ता जाता है। और इस सब के बीच वो एक गाय का सपना देखता है। देखो, 1930 के दशक के उस ग्रामीण भारत में एक गाय सिर्फ दूध देने वाला जानवर नहीं थी। अच्छा, तो और क्या थी? उस दौर की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे में गाय एक सोशो इकोनॉमिक पासपोर्ट की तरह थे। वो समाज में सम्मान, रुतबे और घर में समृद्धि का सबसे बड़ा प्रतीक थी। ओह, मतलब वो सिर्फ एक जानवर नहीं, एक स्टेटस सिंबल था। एग्जैक्टली। होरी की पूरी जिंदगी की जद्दोजहद उसी परछाई को पकड़ने में सिमटी हुई है। लेकिन व्यवस्था होरी जैसे किसानों को किस तरह देखती है, इसे समझने के लिए होरी के खुद के विचारों पर गौर करना चाहिए। हाँ, वो एक जगह बड़ी बेबसी से सोचता है, हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि अपना रक्त बहाएं और बड़ों का घर भरें। ये पंक्ति ये पूरी व्यवस्था का सच उजागर कर देती है। ये बहुत ही गहरी और चुभने वाली बात है। हाँ। अगर मैं इसकी तुलना आज के दौर से करूं ना, तो मुझे ये आज के मध्यम वर्ग के अपना घर खरीदने के सपने जैसा लगता है। अरे हाँ, बहुत सही लॉजिक है ये। है ना? मतलब एक ऐसा सपना जो समाज में आपकी हैसियत तय करता है, लेकिन उसे पूरा करने के चक्कर में इंसान जीवन भर की ईएमआई और कर्ज के ऐसे दलदल में फंस जाता है कि उसकी पूरी जवानी, पूरी जिंदगी बस हर महीने किश्तें चुकाने में निकल जाती है। बिल्कुल, बस बैंक का घर भरने में निकल जाती है।
लेकिन यहाँ एक बात मुझे खटकती है। क्या? होरी बहुत शरीफ है, बहुत सहनशील है। वो हर अन्याय को चुपचाप सह लेता है। क्या उसकी ये शराफत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं है? इस शराफत के पीछे के मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। होरी की ये सहनशीलता कोई जन्मजात गुण नहीं है। तो फिर क्या है? ये उस भाग्यवादी सोच का नतीजा है जिसे समाज, धर्म और उसी शोषक वर्ग ने उसके दिमाग में बहुत गहराई तक प्रोग्राम कर दिया है। मतलब एक तरह की ब्रेन वॉशिंग। एग्जैक्टली। उसे और उसकी तरह लाखों किसानों को ये विश्वास दिला दिया गया है कि उनकी ये बदहाली उनके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। बाप रे, मतलब अगर आप गरीब हैं तो ये आपकी ही गलती है। हाँ, और ये व्यवस्था का सबसे बड़ा हथियार है। जब आप शोषित को ये यकीन दिला देते हैं कि उसका शोषण एक ईश्वरीय न्याय है, तो वो कभी विद्रोह नहीं करता। वो अपनी शराफत और मर्यादा के नाम पर खुद को लुटने देता है। बिल्कुल। और ये लूट सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है। हाँ, इस शोषण का जो सबसे ऊपरी सिरा है वो गांव की पगडंडियों से निकलकर शहर के जमींदारों की हवेलियों तक जाता है। राय साहब जैसे जमींदार। एग्जैक्टली। होरी की इस बेबसी के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ जमींदार राय साहब का है। लेकिन राय साहब का चरित्र बहुत ही अजीब है। वो कैसे? मतलब वे कोई ठेठ क्रूर विलन नहीं है जो कोड़े मारते हों। वे तो बहुत पढ़े लिखे हैं, राष्ट्रवाद की बातें करते हैं, दर्शन पे चर्चा करते हैं। हाँ, वो बाहर से बहुत प्रगतिशील दिखते हैं। लेकिन फिर खुद ही एक जगह स्वीकार करते हैं कि उन्हें नीचता और कुटिलता में ही निस्वार्थ और परमानंद मिलता है। क्या बात है! मतलब बड़ी बड़ी दार्शनिक बातें करने के ठीक बाद वे होरी को आदेश दे देते हैं कि उनके उत्सव के लिए गांव से 500 रुपए वसूल कर लाए जाएं। ये किस तरह का दोगलापन है? ये उस पूरे परजीवी वर्ग का आत्मजागरूक दोगलापन है। आत्मजागरूक मतलब वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। राय साहब ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उनका जमींदार वर्ग दूसरों के खून पसीने पर पल रहा है। वे जानते हैं कि उनका वजूद ही शोषण पर टिका है। लेकिन वे अपनी ऐशो आराम की जिंदगी, अपनी सत्ता और अपने विशेषाधिकारों को छोड़ना नहीं चाहते। तो इसीलिए वो राष्ट्रवाद और समाज सेवा का मुखौटा पहनते हैं। एग्जैक्टली। ताकि उनका जमीर भी शांत रहे और उनकी तिजोरी भी भरती रहे। और देखो, ये पाखंड सिर्फ राय साहब तक सीमित नहीं है। हाँ, जब कहानी लखनऊ के उस शहरी बौद्धिक वर्ग की तरफ मुड़ती है तो ये खोखलापन अपने चरम पर पहुंच जाता है। वो शहर का ड्राइंग रूम तो पाखंड की एक पूरी प्रयोगशाला है। वहां एक से बढ़कर एक किरदार है। जैसे बिजली अखबार के संपादक पंडित ओंकार नाथ, जो अखबारों में सिद्धांतों और नैतिकता की बड़ी बड़ी कसम खाते हैं। हाँ, लेकिन जैसे ही मिस मालती उनकी थोड़ी सी तारीफ करती है और शराब का लालच देती है, वे अपने सारे उसूल ताक पर रखकर उनके पैरों में गिर पड़ते हैं। और वो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर मेहता, जो औरतों को देवी का दर्जा देते हैं, लेकिन अगर उनके विचारों को खोलेदा जाए तो महिलाओं को लेकर उनकी सोच बहुत धकियानुसी है। बिल्कुल। और मिस मालती हैं, जो खुद को आधुनिक महिला कहती हैं। लेखक ने यहाँ जो कंट्रास्ट यानी जो विरोधाभास खड़ा किया है, वो कमाल का है। हाँ, मतलब एक पन्ने पर होरी और उसका परिवार भूख से तड़प रहा है और ठीक अगले पन्ने पर शहर के उन चमचमाते ड्राइंग रूम में समाजवाद, साम्यवाद और नारीवाद पर लंबी लंबी बहसें चल रही हैं। यही वो जगह है जहां प्रेमचंद बिना किसी का पक्ष लिए हर राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा का पर्दाफाश करते हैं। कैसे? वे दिखाते हैं कि चाहे वो वामपंथी विचार हो, दक्षिणपंथी विचार हो या आधुनिकता की बहस हो, जब तक इन बड़े बड़े सिद्धांतों का जुड़ाव जमीन और उस पर रहने वाले असल इंसानों की पीड़ा से नहीं होता, तो वो सिर्फ कागजी पाखंड है। बिल्कुल। शहर के इन बुद्धिजीवियों के लिए गरीबी कोई असल समस्या नहीं है। ये उनके लिए सिर्फ एक बौद्धिक चर्चा का विषय है जिसे वे सिगार पीते हुए सुलझाना चाहते हैं। यहाँ बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। जब मैं इन शहरी किरदारों को देखता हूँ ना, तो लगता है कि ये जमीनी यथार्थ से इतने ज्यादा कटे हुए हैं कि उनके लिए देश की गरीबी, किसानों की समस्याएं, ये सब सिर्फ एक वीडियो गेम की तरह है। वीडियो गेम? हाँ, मतलब जैसे वीडियो गेम में आप बंदूक चलाते हैं, स्क्रीन पे गोलियां चलती हैं, पर असली खून नहीं बहता। गेम खत्म होने पर आप कंसोल बंद कर देते हैं। अच्छा, हाँ, समझ रही हूँ। वैसे ही इनकी बहसों में दर्द तो बहुत है,
पर असली भूख नहीं है। रात होते ही ये अपनी आलीशान जिंदगी में वापस लौट जाते हैं। बहुत सटीक उपमा है ये। वीडियो गेम को आप बंद कर सकते हैं, लेकिन होरी अपनी भूख और अपनी हकीकत को बंद नहीं कर सकता। सही बात है। और जब हम उस हकीकत की तरफ लौटते हैं तो देखते हैं कि खाली पेट की सच्चाई कितनी भयानक होती है। जब शहर के ड्राइंग रूम में ये ख्याली पुलाव पक रहे थे, तब असल जिंदगी का चूल्हा कैसे बुझ रहा था। ये देखने के लिए हमें वापस होरी के आंगन में चलना होगा। हाँ, क्योंकि होरी आखिरकार किसी तरह भोला नाम के ग्वाले से एक गाय ले ही आता है। उसका सालों का सपना पूरा हो जाता है। लेकिन गरीबी और अभाव ने इंसानी रिश्तों को अंदर से इतना खोखला कर दिया है कि उसकी ये खुशी उसके अपने सगे भाई हीरा से बर्दाश्त नहीं होती। अरे बाप रे। और हीरा ईर्ष्या में आकर उस गाय को जहर दे देता है। ये बहुत ही दुखद मोड़ है। गरीबी किस तरह से इंसानों को एक दूसरे का दुश्मन बना देती है, ये उसका सबसे क्रूर उदाहरण है। बिल्कुल। गाय के मरने पर धनिया का गुस्सा फूट पड़ता है और मामला पंचायत और पुलिस तक पहुंच जाता है। और यहाँ गांव के वे लोग जिन्हें कहानी में गिद्ध कहा गया है, जिंगूरी सिंह, पटेश्वरी और वो पंडित दातादीन, वे होरी को न्याय दिलाने नहीं आते। नहीं, वे तो इस मौके का फायदा उठाकर उसे लूटने की योजना बनाते हैं। लेकिन यहाँ जो कहानी पलटती है ना, वो एक अजीब तरह का डार्क ह्यूमर पैदा करती है। वो दारोगा वाला सीन। हाँ, जो दारोगा न्याय करने गांव आता है, वो होरी को तो छोड़ देता है, लेकिन खुद उन तीनों शोषकों जिंगूरी, पटेश्वरी और दातादीन से ही 50 रुपए की रिश्वत वसूल कर ले जाता है। मतलब जो शिकारी थे वे खुद व्यवस्था के किसी और बड़े मगरमच्छ का शिकार बन जाते हैं। भ्रष्टाचार की इस पूरी चेन में हर कोई अपने से कमजोर को चबाने की फिराक में है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल होरी के फैसले पर उठता है। हाँ, बिल्कुल उठता है। मतलब धनिया कह रही थी कि पुलिस में रपट लिखाई जाए, जो गलत हुआ है उसकी सजा मिलनी चाहिए। फिर होरी ने अपने सगे भाई को क्यों बचाया, जिसने उसका सबसे बड़ा सपना मार दिया था? क्या संयुक्त परिवार की इज्जत का जो बोझ है वो न्याय से भी ज्यादा भारी हो गया था? इस फैसले को समझने के लिए हमें उस व्यवस्था को समझना होगा जहां न्याय की कीमत तय होती है। एक गरीब इंसान व्यवस्था से न्याय अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब पुलिस और अदालत। हाँ, पुलिस और अदालत के चक्कर का मतलब है और ज्यादा कर्ज और ज्यादा बर्बादी। होरी जानता है कि अगर भाई जेल गया तो परिवार हमेशा के लिए टूट जाएगा, बिरादरी में थू-थू होगी और पुलिस घर का बचा खुचा सामान भी नीलाम करवा देगी। एक गरीब के लिए अपनी मर्यादा और सम्मान को बचाए रखना ही जिंदगी की आखिरी और सबसे बड़ी जीत होती है। मतलब वो न्याय की उम्मीद छोड़कर इज्जत बचाना चुनता है। एग्जैक्टली। लेकिन शोषण और अन्याय की इस घुटन का अगली पीढ़ी पर क्या असर होता है? होरी का बेटा गोबर इस अन्याय को चुपचाप नहीं सहता। हाँ, वो व्यवस्था से सीधे सवाल करता है, विद्रोही तेवर दिखाता है। लेकिन जब असल जिंदगी में जिम्मेदारी लेने की बारी आती है तो वो झुनिया नाम की एक विधवा लड़की को गर्भवती करके कायरों की तरह उसे गांव में बेसहारा छोड़कर शहर भाग जाता है। वो शहर जाकर पैसे कमाता है, आधुनिक कपड़े पहनता है, चालाक बन जाता है, लेकिन अपनी जड़ें और अपनी नैतिकता पूरी तरह खो देता है। तो गोबर का ये पलायन, ये किस चीज का प्रतीक है? ये दरअसल उस नई पीढ़ी का प्रतीक है जो गांव की सामंती व्यवस्था से भागकर शहर की पूंजीवादी व्यवस्था का हिस्सा बन जाती है। वो शोषक बनने की कला सीख लेता है। और दूसरी तरफ होरी और धनिया को देखिए। हाँ, पूरा समाज उनके खिलाफ खड़ा है, लेकिन वे उस बेसहारा गर्भवती जुनिया को अपने घर में पन्हा देते हैं। वे अपनी मर्यादा दांव पर लगाकर इंसानियत का पक्ष लेते हैं। ये उनका अदम्य साहस है। लेकिन इस इंसानियत की कीमत उन्हें कैसे चुकानी पड़ती है, ये देखिए। पंचायत उन पर 100 रुपए नकद और 30 मन अनाज का भारी भरकम जुर्माना लगा देती है। अरे बाप रे, 1930 के दशक में 100 रुपए जब दिहाड़ी कुछ आनों में मिला करती थी, तब 100 रुपए का जुर्माना मतलब पूरी जिंदगी की गुलामी। बिल्कुल। और इसे चुकाने के लिए होरी को अपना पुश्तैनी घर, जिसमें उसकी कई पीढ़ियों की यादें थीं, सिर्फ 80 रुपए में गिरवी रखना पड़ता है। ये तो वही बात हो गई कि पंचायत एक कसीनो की तरह काम कर रही है। कसीनो? कैसे? हाँ, देखिए, गोबर शहर भाग गया, उसने ये खेल छोड़ दिया। लेकिन होरी गांव में रुका, उसने अपनी इंसानियत निभाई
और पंचायत रूपी कसीनो ने उसे पूरी तरह लूट लिया। आपका ये कसीनो का उदाहरण इस पूरी व्यवस्था के मैकेनिज्म को बहुत सटीकता से समझाता है। कसीनो का एक उसूल होता है, द हाउस ऑलवेज विंस। हाँ, जीतने वाला हमेशा कसीनो का मालिक ही होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि खेल के नियम उसी ने बनाए हैं। पंचायत में जुर्माना लगाने वाले लोग कौन हैं? वही झिंगुरी सिंह और दाता दीन। और जुर्माना भरने के लिए होरी कर्ज किससे लेगा? उन्हीं लोगों से। एग्जैक्टली। तो पैसा घूम फिर कर उन्हीं की जेब में जा रहा है और होरी की जमीन और घर भी उनके कब्जे में आ रहे हैं। ये एक अंतहीन चक्र है। बिल्कुल। और इसी के समानांतर एक और कहानी चलती है जो समाज के नियमों के इस खोखलेपन को पूरी तरह नंगा कर देती है। कौन सी कहानी? ब्राह्मण मातादीन और चमार जाति की सिल्या की कहानी। मातादीन सिल्या का शारीरिक शोषण करता है, लेकिन अपनी जाति का गुरूर भी पाले हुए है। हाँ, और इसके जवाब में सिल्या का परिवार एक दिन मातादीन को पकड़कर जबरदस्ती उसके मुंह में एक हड्डी का टुकड़ा डाल देता है। ये दृश्य तो सच में किसी तमाचे से कम नहीं है। बिल्कुल। बस एक हड्डी के टुकड़े के होंठों से लगते ही मातादीन का धर्म भ्रष्ट हो जाता है। समाज के ठेकेदार उसे अछूत घोषित कर देते हैं। ये उस जातिवादी और धार्मिक पाखंड की कितनी गहरी हकीकत है। जो धर्म हजारों साल पुराना होने का दावा करता है, जो इंसानियत से भी बड़ा होने का दावा करता है, वो असल में इतना कमजोर है कि एक हड्डी के स्पर्श मात्र से टूट जाता है। यही वो जगह है जहां ये स्पष्ट हो जाता है कि धर्म और जाति कोई ईश्वरीय नियम नहीं है। तो फिर क्या है? ये सिर्फ शोषक वर्ग के बनाए हुए ऐसे ढांचे हैं जिनका इस्तेमाल वे सिर्फ तब तक करते हैं जब तक उनका फायदा हो। जब बात उनके अपने नुकसान की आती है तो वही नियम बदल दिए जाते हैं या उन्हें समाज से बाहर कर दिया जाता है। और इन सभी ढांचों के बोझ, मतलब कर्ज, मर्यादा, धर्म और सामाजिक न्याय के तले हुरी का अंत कैसे होता है, ये इस कहानी का सबसे क्रूर और रुला देने वाला हिस्सा है। हाँ, बहुत ही मार्मिक अंत है। बेटी रूपा की शादी के लिए उसने किसी तरह 200 रुपए का कर्ज लिया था। उस कर्ज को चुकाने के लिए एक ऐसा इंसान जो किसानी करता था, जिसे अपनी जमीन से प्यार था, वो अब जेठ की जानलेवा गर्मी में लू के थपेड़ों के बीच सड़क पर पत्थर तोड़ने का काम कर रहा है। वो अपनी जमीन से उखड़कर एक दिहाड़ी मजदूर बन चुका है और काम करते करते वो सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसकी मृत्यु शैया का वो दृश्य हमारी सामूहिक चेतना पर एक बहुत बड़ा बोझ है। होरी के पास कुछ नहीं बचा है, शरीर ठंडा पड़ रहा है। और तब पंडित दातादीन वहां आते हैं। हाँ, वो उस मरते हुए इंसान की आत्मा की शांति के लिए धर्म का वास्ता देकर गोदान यानी एक गाय के दान की मांग करते हैं। ये कितना अमानवीय है। जीवन भर जिस आदमी ने एक गाय पाने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया और जो उसे नहीं मिली, अब मरने के बाद उसकी मुक्ति के लिए उसी गाय की मांग की जा रही है। और फिर धनिया जो करती है वो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। हाँ। वो घर के अंदर जाती है, उसके पास कोई गाय नहीं है, उसकी जिंदगी भर की जो जमा पूंजी बची है, सिर्फ ₹1.25 यानी 20 आने, वो उसे लेकर आती है। वो ₹1.25 होरी के ठंडे पड़ चुके हाथ में रखती है और दातादीन से कहती है, महाराज, ना गाय है, ना बचिया, ना पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। ये सीन सच में रोंगटे खड़े कर देता है। तो इस सब का मतलब क्या है? जब हम इस दृश्य को देखते हैं तो एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। क्या हम सच में ये कह सकते हैं कि होरी की मौत एक स्वाभाविक मौत थी, या ये उस पूरी व्यवस्था द्वारा की गई एक सोची समझी हत्या थी जिसने उसे मर्यादा, धर्म और कर्ज के अदृश्य जाल में फंसाकर घूंट घूंट कर मार डाला? ये निश्चित रूप से एक हत्या थी। और यही स्ट्रक्चरल वायलेंस का असली चेहरा है। बिल्कुल। होरी को किसी एक व्यक्ति ने चाकू नहीं मारा, उसे उस महाजनी व्यवस्था ने मारा जिसका ब्याज कभी खत्म नहीं होता। उसे उस जमींदारी ने मारा जो किसानों के खून पर उत्सव मनाती है। और उसे धर्म के उन ठेकेदारों ने मारा जो पाप पुण्य का डर दिखाकर इंसानियत को निचोड़ लेते हैं। धनिया का वो ₹1.25 सिर्फ एक दान नहीं है, वो उस पूरी शोषक व्यवस्था के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। एग्जैक्टली। वो अपने उस ₹1.25 से
चीख चीख कर कह रही है कि तुम्हारी इस महान सभ्यता, तुम्हारी इस व्यवस्था ने एक ईमानदार और मेहनतकश इंसान की पूरी जिंदगी की कीमत सिर्फ 20 आने छोड़ दी है। ये सब सुनकर जब हम इस पूरी कहानी और इसके किरदारों को समेटते हैं तो ये समझ आता है कि 1936 में लिखा गया ये उपन्यास आज के समय में भी डरावने तरीके से प्रासंगिक है। हाँ, समय बदल गया है, चेहरे बदल गए हैं, लेकिन व्यवस्था का ढांचा वही है। आज गांव में शायद जमींदार उस रूप में नहीं है, लेकिन उनकी जगह बड़ी कंपनियों और बैंकों ने ले ली है। जो कर्ज का जाल होरी के गले का फंदा बना था, वही जाल आज भी किसानों के गले में मौजूद है। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। और दाता दीन की जगह आज के समाज में अंधविश्वास और धर्म के नए नए ठेकेदारों ने ले ली है, जो इंसान की मजबूरी और डर का व्यापार करते हैं। मतलब आज भी जब हम सुबह उठकर अखबारों में किसानों की आत्महत्या की खबरें पढ़ते हैं या कर्ज में डूबे परिवारों की बर्बादी देखते हैं, तो उन आंकड़ों के पीछे किसी होरी के टूटे हुए सपने और इसी संस्थागत शोषण की ही कहानी दोहराई जा रही होती है। इसीलिए साहित्य और इतिहास को खंगालना इतना जरूरी है। ये किताबें सिर्फ धूल भरी अलमारियों में रखे पन्ने नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमें एक ऐसी नज़र देती हैं, एक ऐसा एक्सरे विजन देती हैं, जिससे हम अपने आसपास की दुनिया, उसके भीतर छुपी क्रूरता और व्यवस्था के खोखलेपन को बेहतर ढंग से देख और समझ सकें। और इसी समझ को आगे बढ़ाते हुए इस चर्चा के अंत में सोचने वाली बात यह है कि हमें अपने खुद के समाज को आईने में देखना चाहिए। वो कैसे? जरा सोचिए, अगर होरी अपने उसूलों, अपनी मर्यादा और अपनी इंसानियत को छोड़ देता, अगर वो अपने बेटे गोबर की तरह स्वार्थी, चालाक और व्यवस्था का हिस्सा बन जाता, तो क्या वो बच जाता? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को अपने गिरेबान में झांकने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। अगर हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था इंसान को तभी कामयाब होने देती है जब वो अपने अंदर की नैतिकता और इंसानियत को पूरी तरह मार दे। अगर इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए बेईमान होना एक जरूरी शर्त बन जाए, तो क्या उस समाज में एक अच्छा इंसान होना ही हमारी सबसे बड़ी हार है? ये बहुत ही गहरा विचार है। हाँ, और ये एक ऐसा विचार है जिससे हम किसी जवाब के साथ नहीं बल्कि और भी गहरे सवालों के साथ यहीं छोड़ते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमेशा हमारे इर्द गिर्द गूंजता रहेगा।